हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आज ये टेस्ट सीरीज का ये सेट चौथा टेस्ट है। ये चौथा टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है बिहार दरोगा के लेकर के। और ये टेस्ट सीरीज केवल बिहार दरोगा में नहीं बल्कि ये बीएससी सीजीएल आने वाला है। और रेलवे के एनटीपीसी का एग्ज़ाम चल रहा है, 7th फेज का एग्ज़ाम चल रहा है। उसमें मेंस में होंगे, उसमें भी 40 क्वेश्चन जीके जीएस पूछे जाते हैं। बीपीएससी भी 67वीं आने वाला है। एसएससी जीडी भी आ चुका है, नोटिफिकेशन आ चुका है। यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने वाले हैं। उन सभी में आपको एक काम देने वाले हैं, जीके जीएस। तो दोस्तों, इस जीके जीएस डिस्कशन को आप ध्यान से सुनेंगे और उम्मीद है यह डिस्कशन आपको अच्छा ज़रूर लगेगा। और अच्छा लगेगा तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन जब पहुंचता रहेगा। तो चलिए देर न करते हुए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा, 4 ऑप्शन है, पिटवा आयरन, ढलवां लोहा, स्टील या पिग आयरन। तो दोस्तों, इसका आंसर सही है। आयरन का सबसे शुद्ध रूप कौन सा है? तो आयरन का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा, यानी पिटवा लोहा लोहा का सबसे शुद्ध रूप है। और सबसे अशुद्ध रूप या सबसे खराब लोहा किसे बोल सकते हैं? तो इसे ढलवां लोहा या ढलवां आयरन कह सकते हैं, जिसे पिग आयरन भी कहा जाता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है कि पीट आयरन में यानी पिटवा लोहा में क्या होता है कि इसमें कार्बन का प्रतिशत कम रहता है, जिससे कि लोहा शुद्ध होता है। और ढलवां लोहा और पिग आयरन में क्या होता है, कार्बन का प्रतिशत क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसलिए क्या होता है, ये अशुद्ध लोहा या खराब लोहा बोल सकते हैं, है ना। लेकिन यहाँ शुद्ध लोहा की बात किया जा रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा पिटवा, पिट आयरन, है ना। तो उम्मीद है यह क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोन एश में क्या होता है। बोन एश में क्या होता है, यानी हड्डी में क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, कैल्शियम सल्फेट, फॉस्फोरिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट और कैल्शियम हाइपोफॉस्फेट। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त कैल्शियम फॉस्फेट। बोन में क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट यानी कैल्शियम। अगर बात करें हड्डी की, तो हड्डी कंकाल 2 तरीके से बना होता है। जैसे हड्डी है तो यह 2 तरीके से बना हुआ है। इसमें क्या क्या पाया जाता है कंकाल में, एक कैल्शियम कार्बोनेट और क्या होता है कार्टिलेज। कंकाल, हड्डी और कंकाल दोनों दोनों से मिलकर कंकाल बनता है। कौन कौन से? हड्डी से और कार्टिलेज से, है ना, जिसको उपास्थि बोलते हैं, है ना। तो उपास्थि में क्या होता है दोस्त, तो उपास्थि में क्या होता है, हड्डी नहीं पाया जाता है। क्या होता है, हड्डी नहीं पाया जाता है, लेकिन क्या पाया जाता है, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है। जबकि उपास्थि या कार्टिलेज, जिसको अंग्रेजी बोलते हैं, कार्टिलेज में क्या होता है, केवल कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है। जिसके कारण क्या होता है, जैसे हड्डी में बात करें तो उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के कारण हड्डी मजबूत होता है। लेकिन कार्टिलेज किसी को बोल सकते हैं, जैसे कान में क्या है, कान है, नाक है, इसमें क्या होता है, कार्टिलेज या उपास्थि बोलते हैं। इसमें क्या होता है, हड्डी नहीं पाया जाता। इसका एकमात्र कारण है कैल्शियम फॉस्फेट, है ना। तो क्या होता है, कैल्शियम फॉस्फेट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिकाओं या कार्पसल्स के बिना रक्त का तरल अंश को क्या कहते हैं? तो कनिकाओं या कार्पसल्स के बिना रक्त तरल अंश को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्लाज्मा। क्या कहते हैं, प्लाज्मा। और बात करते हैं इससे प्लाज्मा से क्वेश्चन अगर निकालना है तो जैसे रक्त की बात करें, है ना, अगर रक्त की बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, 2 तरह से बना होता है, एक ठोस कण, एक द्रव कण। तो द्रव कण में क्या होता है, ब्लड की अगर बात करें तो ब्लड जैसे है, तो ब्लड में क्या है, ठोस कण और क्या होता है, द्रव कण। तो द्रव कण में क्या क्या आता है, द्रव कण में प्लाज्मा आता है। जो प्लाज्मा है द्रव कण है, जिसमें क्या होता है, कुल रक्त का 60%, कितना, कुल रक्त का 60% द्रव्य पाया जाता है। बाकी 40% क्या होता है दोस्त, तो रक्त में 40% ठोस पाया जाता है, यानी कठोर पदार्थ है। तो ठोस पदार्थ में क्या क्या आता है, जैसे आरबीसी, है ना, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये सभी क्या है, ठोस कण है ना। तो ठोस कण में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, जबकि द्रव कण में क्या होता है,
प्लाज्मा होता है। और प्लाज्मा क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि प्लाज्मा का कितना प्रतिशत जल होता है। तो प्लाज्मा में 90% क्या होता है, जल होता है, H2O, है ना। 90% क्या होता है, जल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा कि रक्त में दो पदार्थ होते हैं, ठोस और द्रव्य, है ना। ठोस और द्रव्य, पहला में द्रव्य में प्लाज्मा और ठोस में क्या होता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। और आरबीसी से क्वेश्चन पूछा था कि आरबीसी का रंग किसके कारण लाल होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण लाल होता है ना। और डब्ल्यूबीसी में क्या, हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। तो उम्मीद यह क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन है, तो श्वसन क्या है दोस्त, ऑक्सीकरण, अपचयन या जल अपघटन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण। क्या है, श्वसन एक ऑक्सीकरण है, ये नंबर ऑप्शन। श्वसन क्या है, एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। तो श्वसन में क्या होता है, ऑक्सीकरण में तो क्या होता है, इसमें ग्लूकोज अणु का विघटन होता है, इसलिए इसे विघटनात्मक प्रक्रिया भी कहा जाता है। ग्लूकोज अणु का विघटन होता है, इसलिए इसे विघटनात्मक या अपचयन प्रक्रिया भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनिषेचित मानव अंडे में सामान्यतः होता है। तो क्या होता है, अनिषेचित मानव अंडे में एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम या एक्स और वाई दोनों। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या, ए नंबर ऑप्शन, एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है क्या, मानव अंडे में। अगर बात करते हैं वाई क्रोमोसोम, तो इसमें क्या होता है, फीमेल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ किस धातु का प्रयोग किया जाता है, मिलाया जाता है। तो धब्बा रहित स्टील बनाने में लोहे के साथ क्या है, ऑप्शन नंबर बी, क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है ना। क्रोमियम का प्रयोग किया जाता है। और एल्युमिनियम से अगर बात करें तो एल्युमिनियम किसका अयस्क है, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, बॉक्साइट किसका अयस्क है, एल्युमिनियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है। तो अम्लीय स्रवण किसकी विशेषता है, मुख गुहिका का या गठर का, क्षुद्रांत का या बृहदांत्र का। तो अम्लीय गुहिका किसका है, गैस्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी, इसे जठर या गठर बोलते हैं। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड का अम्लीय स्रवण की विशेषता है, किसका, गैस्ट्रिक ग्लैंड का, गैस्ट्रिक ग्लैंड से। और ये क्या होता है, आमाशय से निकलता है। अगर बात करते हैं आमाशय से, तो आमाशय से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि आमाशय से कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कि आमाशय से कौन कौन सा एंजाइम निकलता है। जैसे HCl, ये दरोगा में एग्जाम में पूछा जा चुका है कि HCl कहाँ से निकलता है, किसका भाग है, तो आमाशय का, ठीक है, किसका, आमाशय का। और आमाशय से क्या होता है, स्टोमच से क्या होता है, तो HCl, पेप्सिन, रेनिन और गैस्ट्रिक लाइपेज, ये सभी क्या कहाँ से निकलते हैं, तो आमाशय से ही निकलते हैं। पेप्सिन क्या होता है, पेप्सिन, तो पेप्सिन का काम है प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना, किसका, प्रोटीन को पेप्टोन में बदल देना। अगर बात करें रेनिन का, है ना, तो क्या होता है, मिल्क प्रोटीन के नाम से जाना जाता है। मिल्क प्रोटीन के नाम से किसे जाना जाता है, रेनिन को। और गैस्ट्रिक लाइपेज क्या करता है, तो वसा का पाचन करता है, किसका पाचन करता है, वसा का, कौन, गैस्ट्रिक लाइपेज। तो आमाशय से 4 चीज निकलते हैं, है ना, कौन कौन, तो प्रोटीन, पेप्सिन एंजाइम, रेनिन एंजाइम, HCl और गैस्ट्रिक लाइपेज। नेक्स्ट अगर बात करते हैं यहाँ क्षुद्रांत, मुख गुहिका जिसको बोलते हैं मुंह में मतलब क्या होता है, ओइसोफेगस, इसको अंग्रेजी में कहा जाता है मुख गुहिका, है ना। अगर बात करते हैं कि पाचन की शुरुआत कहाँ से होता है, तो ओरल कैविटी से, कहाँ से, ओरल कैविटी से ही पाचन की शुरुआत होता है, मुख गुहिका से ही पाचन की शुरुआत होता है। अगर क्षुद्रांत की बात करते हैं, इसको स्मॉल इंटेस्टाइन हिंदी में कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, बृहदांत को, है ना, बड़ी आंत, छोटी आंत, बड़ी आंत कहा जाता है। अगर बात करते हैं तो भोजन का अंतिम पाचन कहाँ होता है, तो छोटी आंत में, किसमें, छोटी आंत में। और बृहदांत में क्या होता है, पचे हुए मल मूत्र का बृहदांत में जाता है। अगर बात करते हैं क्षुद्रांत से, छोटी आंत से, तो छोटी आंत में क्या होता है, सीकम, कोलोन और रेक्टम। सीकम क्या होता है, सीकम किसका किसके किसके जोड़ता है, तो छोटी आंत बड़ी आंत को ही सीकम ही जोड़ने का काम करता है। कोलोन में क्या होता है, पानी का अवशोषण होता है। और रेक्टम में क्या होता है, मलमूत्र का जमा होता है, वहाँ से बाहर निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल की फुसफुसाहट से क्या पता चलता है? क्या पता चलता है? दोषपूर्ण भाल्व की ऑक्सीजन की कमी, मांसपेशियों के अनियमित विकास। तो इसका आंसर हो जाएगा दिल की फुसफुसाहट से क्या होता है? तो दोषपूर्ण भाल्व की पता चलता है। क्या? दोषपूर्ण भाल्व। अगर बात करते हैं हार्ट की, तो हार्ट अगर बात करते हैं तो इसको ध्वनि सुनने के लिए किस मशीन का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप का देखे होंगे डॉक्टर लोग आला लगाते हैं, है ना। इससे पता चलता है कि हार्ट बीट काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। और हार्ट बीट से क्वेश्चन आता है तो 72 प्रति मिनट में कितना बार 72 दिल धड़कता है? तो 72 बार। कितना बार? 72 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि 1 मिनट में कितना बार दिल धड़कता है? तो 72 बार। इसको हार्ट बीट बोलते हैं, इंग्लिश में हार्ट बीट। तो ये क्या करता है? स्टेथोस्कोप इसे नाम दिया गया, इसे आला बोलते हैं। अगर बात करते हैं तो स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर काम करता है ना। तो स्टेथोस्कोप जो होता है आला किस सिद्धांत पर काम करता है जो नापते हैं? तो वो ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर, ध्वनि के रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है। पूछा जा चुका है कि स्टेथोस्कोप किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ध्वनि के प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? पारिस्थितिकी तंत्र में नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो केचुआ के द्वारा, जीवाणु के द्वारा, फंजाई के द्वारा, प्रोटोजोआ के द्वारा। तो नाइट्रोजन का परिसंचरण किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया। किसका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर, बैक्टीरिया। तो अगर बात करते हैं केचुआ से क्वेश्चन निकालना है। इसको वर्मी कल्चर अंग्रेजी में बोलते हैं। केचुआ पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है। और कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है? माइकोलॉजी। और शैवाल को अध्ययन क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी, है ना। कवक के अंदर फंजाई जिसको बोलते हैं माइकोलॉजी, और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी। और जीवाणु से पूछा जाता है कि कौन कौन से रोग होते हैं? तो डिप्थीरिया, परट्यूटिस, सिफिलिस, ये सभी क्या है? जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग हैं। तो सबसे पहले यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नाइट्रोजन परिसंचरण किसके लिए होता है? तो जीवाणु के द्वारा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 रंग मूल रंग हैं, तो कौन कौन है? नीला, पीला या लाल? ये तो गलत हो गया। नीला, पीला और हरा, लाल। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। कौन सा? नीला, हरा और लाल, ये सभी क्या है? 3 मूल रंग है, यानी प्राथमिक रंग जिसे बोला जाता है ना। 3 मूल रंग हैं, कौन कौन? तो लाल, हरा और नीला, ये सभी क्या है? 3 प्राथमिक रंग कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा वाटरमैन। कौन? वाटरमैन। यानी फाउंटेन पेन का आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन। और बात करते हैं पेन का, तो पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केशिका क्रिया, है ना। केशिका क्रिया, कैपिलरी के सिद्धांत पर कार्य करता है पेन। और पेन से क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अगर फ्लाइट में यात्रा करते समय, वायुयान में यात्रा करते समय पेन को स्याही को निकाल दिया जाता है, क्योंकि वायु दाब में कमी होता है, जिससे स्याही निकल जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसके अंदर इसका ऑप्शन नंबर डी भी दिया हुआ है, भी ध्यान में रखना है कि इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है? तो ऑक्सीजन, वायु, कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है। तो इसका अगर बात करें विद्युत बल्ब, तो विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है? तो विद्युत बल्ब किस कांच का बना होता है? फ्लिंट कांच का। किसका? फ्लिंट कांच का बना होता है। और बात करते हैं तो माइक्रोस्कोप का लेंस या दूरबीन का लेंस किसका बना होता है? तो भी फ्लिंट कांच का ही बना होता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि माइक्रोस्कोप का लेंस या दूरबीन का लेंस किस कांच का बना होता है? तो ऑप्शन ए आपको याद रखना होगा, फ्लिंट कांच का बना होता है। और विद्युत बल्ब भी फ्लिंट कांच का ही बना होता है।
तो बात करते हैं अगर विद्युत बल्ब में कौन सी गैस भर जाती है। तो पहले फ्रेंड्स इसमें कोई निर्वात में रखा जाता, पहले इसको कुछ नहीं भरा जाता था, लेकिन अब क्या है, अब इसमें कुछ मात्रा में आर्गन और कुछ मात्रा में नाइट्रोजन का गैस भरा जाता है ना। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अब बात करते हैं कि माइक्रोस्कोप का लेंस किस में होता है, तो फ्लिंट कांच में। दूरबीन फ्लिंट कांच में। बल्ब किस कांच का बना होता है, तो फ्लिंट कांच का। लेकिन ट्यूबलाइट से क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्यूबलाइट किस कांच का बना होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सोडा कांच का। किसका? सोडा कांच का ट्यूबलाइट बना होता है। बात करते हैं तो धूप चश्मा किस कांच का बना होता है, तो धूप चश्मा जो होता है वो क्रूक्स कांच का बना होता है। किसका? क्रूक्स कांच का बना होता है धूप चश्मा। अगर जो हम लोग चश्मा पहनते हैं बिना धूप वाला, तो उसको किस कांच का बना होता है, तो क्राउन कांच का बना होता है। कौन सा कांच का? क्राउन। इसको याद रखना है, चश्मा पहनेंगे तो हम क्राउन, माने बड़े आदमी लोग चश्मा पहनते, इसको एक ट्रिक याद रख लीजिएगा कि हम चश्मा पहनते हैं तो हम बड़ा आदमी हैं, तो कौन किस कांच लगा हुआ है और इसमें किस कांच का प्रयोग किया गया है, तो क्राउन कांच का। तो ये आप नहीं भूल पाएंगे, क्राउन से नहीं भूल पाएंगे। और क्रूक्स कांच का धूप चश्मा में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो कृत्रिम उपग्रह में विद्युत ऊर्जा का स्रोत कौन सा है, तो आपके सामने ऑप्शन है 4, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सौर सेल। सौर सेल इसका आंसर हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा में किसका स्रोत किया जाता है, तो सोलर प्लेट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी तरंगे शून्य में संचरण नहीं कर सकती हैं, तो कौन सी तरंगे? प्रकाश, ऊष्मा या ध्वनि। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती। शून्य मतलब निर्वात में, निर्वात में संचरण नहीं कर सकती हैं। देखे होंगे क्या होता है, अंतरिक्ष यात्री जो होते हैं, तो अंतरिक्ष यात्री जब अंतरिक्ष में जाते हैं तो लोग एक दूसरे को अगर बात करना चाहते हैं, यहाँ से दोनों से बात करना चाहते हैं, तो क्या होगा, इनका आवाज़ यहाँ नहीं सुनाई देगा और इनका आवाज़ यहाँ नहीं सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि ध्वनि के संचरण के लिए कोई ना कोई माध्यम की ज़रूरत पड़ती है ना। और वहाँ कोई माध्यम है ही नहीं, तो क्या होता है, वहाँ अपने इशारों में बात कर लेते हैं। क्या करते हैं? इशारों में बात कर लेते हैं। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ध्वनि, यानी ध्वनि शून्य में संचरण नहीं कर सकती है। कौन? सी, ध्वनि। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा संरक्षण का आशय है कि, तो ऊर्जा का संरक्षण से क्या पता चलता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, कि ऊर्जा का न तो सृजन हो सकता है और न ही विनाश कर सकता है। यानी न ऊर्जा हम उत्पन्न कर सकते हैं और न ही हम इसको नाश करते, बल्कि ऊर्जा का एक दूसरे में क्या होता है, रूपांतरण कर सकते हैं, है ना। एक दूसरे में रूपांतरण कर सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु पानी में डुबोई जाती है तो उसके भार में कमी किसके बराबर होती है ना। जब कोई वस्तु को हम पानी में डुबोते हैं तो उसके भार में कमी महसूस होती है, तो वह किसके बराबर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर, है ना। तो उसके द्वारा हटाए गए द्रव के मात्रा के बराबर क्या होता है, वस्तु में पानी में डुबोई जाता है तो उसके भार में कमी होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा उसके द्वारा हटाए गए द्रव की मात्रा के बराबर होती है। और इसका सिद्धांत किसने दिया था, तो आर्किमिडीज साहब ने किया था। कौन? आर्किमिडीज साहब ने क्या किया था, ध्वनि का क्या बोलते हैं, वस्तु में कोई पानी डुबोई जाती है तो उसके द्वारा भार में कमी महसूस होता है। इसका सिद्धांत किसने दिया, तो आर्किमिडीज साहब ने इस सिद्धांत का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर एक उपकरण है जिससे मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है, इसका आंसर हो जाएगा पदार्थों का आपेक्षिक घनत्व, है ना। अगर आर्द्रता की बात करें तो हाइग्रोमीटर से क्या मापा जाता है, तो आर्द्रता। पानी की गहराई अगर बात करें तो इसको बोलते हैं फायदोमीटर, है ना, फायदोमीटर। और वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए क्या होता है, बैरोमीटर का प्रयोग वायुमंडलीय दबाव मापने के लिए। तो चारों ऑप्शन यहाँ से निकल गया, वायुमंडलीय दबाव बैरोमीटर, है ना, पानी की गहराई फायदोमीटर, आर्द्रता हाइग्रोमीटर और सापेक्षिक घनत्व क्या होता है, हाइड्रोमीटर।
और आर्द्रता से जब हाइग्रोमीटर की बात करते हैं कि सापेक्षिक आर्द्रता किसे मापता है, हाइग्रोमीटर, और इसका एक और नाम है साइक्रोमीटर, है ना। तो साइक्रोमीटर से भी कहीं कहीं साइक्रोमीटर रहता है ऑप्शन, कहीं कहीं हाइग्रोमीटर भी रहता है, तो दोनों ऑप्शन में देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य है। तो किसी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है, तो उसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन, ऊर्जा उत्पन्न करना। माइटोकॉन्ड्रिया क्या कार्य है, ऊर्जा उत्पन्न करना। और प्रोटीन संश्लेषण किसका काम है, तो राइबोसोम का, है ना। राइबोसोम का किसका, प्रोटीन संश्लेषण। और श्रवण उत्पन्न करना किसका काम है, तो गोल्जी बॉडी का, है ना। गोल्जी बॉडी का काम क्या है, श्रवण उत्पन्न करना, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है ना। डाइइथाइल डाइक्लोरो डाइइथाइल सल्फाइड किसका नाम है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या, मस्टर्ड गैस का। और यहाँ से नीलाथ होता है, नीलाथ होता मतलब ब्लू वाइट रोल, है ना, ब्लू वाइट रोल। तो इसमें क्या होता है, CuSO4 इंटू 5H2O, है ना। कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट। अगर सल्फेट से बात करते हैं तो नीला थोथा, हरा थोथा, है ना, नीला थोथा, हरा थोथा और उजला वाइट विट्रोल, ब्लू वाइट रोल, है ना, और ग्रीन वाइट रोल और वाइट रोल, तीनों से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तीनों का बराबर सूत्र पूछा जाता है। तो तीनों का सूत्र क्या होता है, इसका होता है CuSO4 में तो 5H2O, है ना। और ग्रीन वाइट रोल का क्या होता है, हरा, तो FeSO4 इंटू 7H2O। और वाइट रोल का क्या होता है ना, तो वाइट रोल का होता है ZnSO4 इंटू 7H2O। तो इसका आंसर निकल गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ब्लीचिंग पाउडर से भी क्वेश्चन कई बार पूछा चुका है। ब्लीचिंग पाउडर क्या फॉर्मूला होता है, CaOCl2, CaOCl2 किसका है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमोमीटर यंत्र मापता है क्या। तो एनीमोमीटर से क्या मापा जाता है, तो हवा की दिशा एवं वेग को एनीमोमीटर से मापा जाता है। ऊंचाई की बात करें तो अल्टीमीटर, है ना, अल्टीमीटर। गैसों के दबाव की बात करें तो मैनोमीटर। अब विद्युत धारा की बात करें तो एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के अधिवेशन में उपस्थित नहीं था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। कौन थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी कहाँ थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना के समय उपस्थित नहीं थे। अब बात करते दादा भाई नौरोजी, तो दादा भाई नौरोजी की बात करें तो इसको ग्रैंड ओल्ड के नाम से जाना जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, धन निष्कासन का सिद्धांत दिया था। कौन, धन निष्कासन का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने ही दिया था। जस्टिस रानाडे की बात करें, MG रानाडे, तो इन्होंने क्या किया था, प्रार्थना समाज के संस्थापक में से ये भी सदस्य थे, जस्टिस रानाडे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्रकार का कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था। तो पत्रकार कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने क्या किया था, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने क्या किया था, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। क्या, स्वराज पार्टी का स्थापना किया था। और दादा भाई नौरोजी से क्वेश्चन आपके बताए थे, और दादा भाई नौरोजी ने क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन का अध्यक्षता किए थे, कहाँ, कोलकाता में। कहाँ, कोलकाता में दादा भाई नौरोजी ने 1886 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। इसे ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं बाल गंगाधर तिलक की, तो इन्होंने 1908 में जेल गए थे, किस लिए, तो 1908 में जेल गए थे, भड़काऊ भाषण देने के कारण इनको गिरफ्तार किया गया था और 6 वर्ष की कारावास का सज़ा सुनाया गया था और मांडले जेल में इनको रखा गया था। और उन्हें जेल में ही एक गीता रहस्य नामक पुस्तक की, क्या, गीता रहस्य नामक पुस्तक की रचना किए थे। कौन, बाल गंगाधर तिलक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
निम्न देशी राज्यों में कौन यथावत समझौते का पक्षधर था? तो हैदराबाद, जूनागढ़, मैसूर, जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों भारत के जब आज़ादी हुआ था 1947 के बाद, तो कुछ राज्य स्वतंत्र रहना चाहते थे, अपना राज्य अपने देश में नहीं रहना चाहते, जैसे हैदराबाद और जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों इसके बाद क्या हुआ, आज़ादी के बाद जम्मू कश्मीर अलग रहना चाहता था, लेकिन क्या हुआ, फिर पाकिस्तान में कैसे भड़काऊ आतंकवादियों ने भड़काया इसको, तो फिर ये भारत में आकर के रहने के लिए उस समय प्रधानमंत्री थे कौन, डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो उस समय उनसे फिर समझौता हुआ, फिर क्या हुआ, जम्मू कश्मीर को भारत राज्य में मिला लिया गया। और जूनागढ़ को क्या होता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा कि देशी राज्य में कौन यथावत स्टैंड स्टिल समझौते का पक्षधर था, तो जूनागढ़। और हैदराबाद की अगर बात करें तो पुलिस बल की कार्यवाही पर इसको भारतीय राज्य में शामिल किया गया था। ये तीनों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा सीधे नियंत्रित होता है? तो लोकसभा का सचिवालय किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो सीधे लोकसभा का अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। अगर बात करते हैं सचिवालय से, तो सचिवालय से अगर बात करते हैं तो सचिवालय एक संस्था भी है, जिसको बात करते हैं यूएनए की संस्था है, जिसमें क्या होता है, महासभा और क्या होता है, आर्थिक सामाजिक और न्यास परिषद, सचिवालय, ये सभी क्या है, यूएनए के अंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू एवं कश्मीर का सदर ए रियासत का पदनाम कब बदलकर राज्यपाल कर दिया गया? तो जम्मू कश्मीर का सदर ए रियासत नाम दिया गया था 1967 ईस्वी में। कब? 1967 ईस्वी में। श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो श्रीरंगपत्तनम की संधि टीपू सुल्तान और किसके बीच हुई थी? तो कार्नवालिस के बीच। कब? कार्नवालिस के बीच 1892 में। श्रीरंगपत्तनम संधि कब हुई थी? 1892 में। अगर बात करते हैं तो श्रीरंगपत्तनम से तो मैसूर युद्ध में क्या हुआ था? 4 गो मैसूर युद्ध हुआ था, 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, 1767 से 69 है ना, 1767 से 69 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, फिर 1780 से 84 द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध, और तृतीय था 1792 है ना, और तृतीय था 1792 और चतुर्थ था 1799। ये सभी क्या थे? 4 गो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, जिसमें 1792 में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी और कार्नवालिस के साथ समझौता हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की करेंसी प्रथा किस वर्ष दशमलव प्रथा में परिवर्तित किया गया? तो करेंसी प्रथा को 1955 में, लेकिन लागू किया गया था 1957 में। 1957 मार्च 1957 में करेंसी प्रथा को दशमलव प्रथा में परिवर्तित कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने खलीफा से खिलत प्राप्त किया? कौन खलीफा से खिलत प्राप्त किया? तो इल्तुतमिश को। बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को, तो क्या कहता है, गुलाम वंश का संस्थापक कहा जाता है ना, गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, लेकिन वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश, वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश। बात कर रजिया सुल्तान, तो रजिया एकमात्र महिला जिन्हें दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ था, दिल्ली सल्तनत का राज संभाला था। अब बलबन को क्या कहा था, रक्त पिपासु, रक्त पिपासु के नाम से जाना था बलबन को, क्योंकि रक्त एवं लौह की नीति के इन्होंने पालन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन लेखक था जिसने 1897 विद्रोह की स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बी डी सावरकर ने प्रथम स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा था, बी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के मौलिक अधिकार में कौन सा अधिकार शामिल नहीं किया जाता है? तो समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, लेकिन काम का भी अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और मौलिक आधार कहाँ कितना से कितना तक है? तो अनुच्छेद 14 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं, है ना। और मूल कर्तव्य की बात करें तो 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51 तक मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका राज्य में कौन सा सागर या महासागर अलग करता है? तो यूरोप को संयुक्त राज्य अमेरिका से कौन सा? तो इसका हो जाएगा अंटार्कटिक महासागर। एक सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो प्रशांत महासागर।
सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, है ना, और तीसरा हो जाएगा हिंद महासागर, तीसरा हिंद महासागर। कैस्पियन सागर होता है सबसे खारा पानी कहाँ है, तो कैस्पियन सागर, सबसे खारे पानी किस सागर का है, तो कैस्पियन सागर का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा दीवानी प्रदान की थी। कौन, तो कब, तो इसका आंसर हो जाएगा 12 अगस्त 1765। और इससे पहले एक साल आइए 1764 में, इसमें क्या हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो बक्सर का युद्ध किसके बीच हुआ था, तो त्रिगुट सेना, है ना, त्रिगुट सेना और अंग्रेजों के बीच बक्सर का युद्ध हुआ था। त्रिगुट सेना में कौन कौन थे, तो बंगाल क्या होता है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और अवध का नवाब शुजाउद्दौला, अवध का नवाब शुजाउद्दौला, और अपदस्थ नवाब मीर कासिम, ये त्रिगुट सेना का नेतृत्व कर रहे थे। और अंग्रेजी कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहे थे, हेक्टर मुनरो, है ना, जिसमें अंग्रेजी कंपनी की विजय हुई थी, हेक्टर मुनरो की विजय हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था, तो बक्सर के युद्ध के बाद क्या हुआ था, 1765 में एक संधि हुई थी इलाहाबाद में, जिसमें क्या हुआ था, बिहार ईस्ट इंडिया कंपनी और बिहार, बंगाल, उड़ीसा का दीवानी प्रदान प्राप्त किया था इस इलाहाबाद संधि के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे देश की न्यायिक प्रणाली के अंतर्गत राज्यों को उच्च न्यायालय सीधे किसके अधिकारिकता में आते हैं, इसका आंसर हो जाएगा उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत क्या आता है, तो न्यायिक प्रणाली अंतर्गत राज्य के उच्चतम न्यायालय सीधे अधिकारिकता में आते हैं। राष्ट्रपति की अगर बात करें, राष्ट्रपति और संसद, तो संसद के कितने अंग होते हैं, तो 3 अंग होते हैं, है ना, इसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। इसका चर्चा कब है किया गया, तो अनुच्छेद 79 में संसद की चर्चा किया गया। संसद के 3 अंग हैं, कौन कौन, तो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। अगर अनुच्छेद 79 में अगर हम 89 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 168। तो 168 में क्या होता है, विधानमंडल की चर्चा किया है ना, राज्य में होता है विधानमंडल। तो विधानमंडल में क्यों कौन कौन सा आता है, तो राज्यपाल, है ना, राज्यपाल और विधानसभा और विधान परिषद, इनको 169 में चर्चा किया गया है। महान्यायवादी अगर बात करते हैं अटॉर्नी जनरल की, जिसको महान्यायवादी हिंदी बोलते हैं, तो अनुच्छेद 76 में चर्चा किया गया। महान्यायवादी एकमात्र ऐसा सदस्य है जो दोनों सदनों में बोल सकता है, लोकसभा में बोल सकता है, राज्यसभा में बोल सकता है, लेकिन मतदान नहीं कर सकता है। कौन कर सकता है, मतदान नहीं कर सकता, लेकिन बोलने का अधिकार है महान्यायवादी को। इसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहा जाता है, भारत का महान्यायवादी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का संसद का भाग नहीं है, तो संसद का भाग कौन सा है, राष्ट्रपति तो बताया भी है, लोकसभा, राज्यसभा, वही क्वेश्चन आ गया, लेकिन मंत्रिपरिषद नहीं है, इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई राज्य राष्ट्रपति शासन अंतर्गत आता है तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो संसद करता है। जब किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लग जाता है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है, तो उस राज्य का बजट कौन पारित करता है, तो संसद करता है। फिर यहाँ से क्वेश्चन पड़ता है कि संसद करता है तो कौन सा, संसद के 3 अंग, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। तो संसद के किस अंग में अगर ये बजट पारित करता है, तो बजट राज्यसभा में, है ना। अगर राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, बजट पारित करना है, तो केवल राज्यसभा ही इस बजट को पारित कर सकता है। और कौन कौन करेगा इसको करना होगा वित्त मंत्री, है ना, नहीं, वित्त मंत्री ही कर सकते हैं, जबकि लोकसभा में इसका नहीं बजट पारित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन सी राजनीतिक पार्टी बनाई गई थी, तो इसका आंसर हो जाएगा फॉरवर्ड ब्लॉक। कब, 1939 ईस्वी में फॉरवर्ड ब्लॉक की पार्टी बनाई गई थी, स्थापना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से लैंडलाइन टेलीफोन सेवा कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, एयरटेल। निम्नलिखित में से किसने सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा गीत लिखा था, तो इसका आंसर हो जाएगा मोहम्मद इकबाल, और इन्होंने द्विराष्ट्र सिद्धांत का भी दिया था। कौन, मोहम्मद इकबाल ने ही द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। और कवि प्रदीप ने क्या कहा था, ए मेरे वतन के लोगों तुम खूब लगा लो नारा, है ना। तो ये किसके दिया था, कवि प्रदीप ने ही दिया था। मोहम्मद इकबाल क्या दिया था, सारे जहां से अच्छा, और द्विराष्ट्रीय बंकिम चंद्र चटर्जी की बात करें तो इन्होंने राष्ट्रीय गीत कौन,
वंदे मातरम, और रविंद्रनाथ ठाकुर ने क्या दिया था, जन गण मन राष्ट्रगान का लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंक दर वह दर होती है, तो 4 ऑप्शन है, आप इसको देख सकते हैं। तो बैंक दर कौन सा दर होता है, तो वह दर जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को कर्ज देता है या ऋण देता है, उसे हम बैंक दर कहते हैं। क्या कैसे क्या कहते हैं, वह दर जिस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक अनुसूचित बैंकों को ऋण या कर्ज देता है, उसे बैंक दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण आकर्षण से पैदा होते हैं क्या, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, ज्वार। पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य के बीच गुरुत्वाकर्षण से क्या होता है, ज्वार उत्पन्न होता है। तो ये रहा 40 क्वेश्चन आज का डिस्कशन रहा। अगर इस डिस्कशन में कुछ कमी होगा तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, उसको हम कमेंट में जवाब दे देंगे। अगर यह वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। लाइक करने से हमको कुछ होता नहीं है, लेकिन एक मोटिवेशन मिलता है कि इतने लोगों ने देखा है और लाइक किया है। और इस चैनल पर जो लोग नए हैं उसको सब्सक्राइब जरूर करना है और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर।